कितनी भीड़ के अंदर लोग धक्का मुक्की करते, पीछे हटा देते मेरे को। तो मैं मतलब ये सोचता था यार इतनी भीड़ में कहाँ से एंटर लूँगा, मैं क्या करूँगा? अगर कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है, कोई नाम करना चाहता है तो लोग उसकी टाँगें खींचते हैं। आप छोटे बच्चे हो, मतलब मेरे को इग्नोर कर दिया उन्होंने किसी न किसी तरीके से। लेकिन उस लेवल तक मैं तब तक नहीं पहुँच पाया। बीच में एक ऐसा समय आया कि मैं लेकिन इस बच्चे के अंदर ऐसा क्या है, किसने इसको इतना मोटिवेट किया कि सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी गोयत है और मेरी उम्र जो है वो महज 15 साल है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक खास बात मेरे बारे में बताता हूँ। मैं हूँ जूनियर जर्नलिस्ट पूरी जर्नलिज्म फील्ड के अंदर, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब, फेसबुक और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरी वीडियोज़ को देखा होगा। सबसे पहले तो मैं जोश टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात जो है आप लोगों के सामने रखने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो है बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लिया है। जैसे बात करते हैं हमारे स्टेट हरियाणा से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू लिया था जब मैंने जर्नलिज्म की स्टार्टिंग की थी, दुष्यंत चौटाला जी, जो हाल ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी इंटरव्यू लिया, और बहुत से नेता हैं जिनके मैं अभी नाम आप लोगों को गिनाऊंगा तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और साथ ही अभी हम रिसेंटली बात करें तो जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, उसमें जो बहुत ही मशहूर नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका इंटरव्यू भी मैंने अभी अभी किया था। तो मैंने जब राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू ख़त्म होते ही उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि भाई मैं बहुत खुश हुआ आपको देखकर। खुश तो सभी होते हैं मेरे को देखकर, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों बोली? उन्होंने ये बात इसलिए कही, वो बोले कि मैंने जीवन के अंदर नन्हा पत्रकार सबसे पहली बार देखा है और सच्चाई के रास्ते पर ये पत्रकार चल रहा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मेरा जिला भिवानी है और मेरा गांव जो है कुंगड़वैनी है, छोटा सा ही गांव है। और हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दादाजी, पापा जी खेती करते हैं 3-4 किलो की। और जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी मेरे को एक बात बोलते थे कि बेटा, मेरे को तेरे अंदर एक ऐसी चीज़ दिखती है कि तू देश के लिए कुछ अलग कर सकता है और कुछ हटकर कर सकता है और तू कामयाब होगा। तब मैंने मतलब इतनी समझ नहीं थी कि मैं उन बातों को सीरियस लेता। मैं कहता चलो दादाजी खुश रखने के लिए बोलते होंगे। एक बात होती है ना अपने हरियाणा में, और छोटे बच्चे होते हैं तब तब बहुत से छोटे-छोटे बच्चे हम भी थे, तो हम खुरापाती थे, शरारती थे, चंचल थे। हमारे घर के अंदर हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये खुरापाती है, शरारती है, चंचल है। तो मैं सबको यही संदेश दूँगा कि खुरापाती सब होते हैं, शरारती सब होते हैं। लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं, उनको समझ आने लगती है, तो सबके अंदर एक जुनून होता है कि हम देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे घरवालों के नाम को ऊँचा करने के लिए कुछ ना कुछ अलग करें और कुछ ना कुछ यूनिक करें, किसी से हटकर करें। तो ऐसा ही जो है वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे कि बेटा, तू है ना समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना खुद का नाम कर ले। ये नहीं कि लोग तेरे को किसी के नाम से जाने कि भई ये इनका पोता है, ये इनका बेटा है। तू खुद का नाम कर, बल्कि लोग जो है वो तेरे नाम से हमें जानने लगे। तो मैंने सोचा ऐसा तो कुछ ना कुछ ख़ास हटकर करना पड़ेगा। जैसे बचपन से ही पंचायतें होती हैं गाँवों के अंदर, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस की रैलियाँ होती थी, वहाँ पे ले जाने लग गए। तो मैंने वहाँ पर देखा 2-4 पत्रकारों को कि वो जर्नलिज़्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो थोड़े दिन बाद हमारे ज़िले के अंदर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन के अंदर मेरे दादाजी ने मुझे फिर से कहा कि बेटा, अब तेरे पास मौका है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तू क्या कर, उन्होंने कहा कि तेरे पास मौका है, तू अब अपना नाम चमका सकता है। तो मैं जैसे सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या है? उन्होंने हिंट भी नहीं दिया मेरे को। सोचता रहा, काफ़ी टाइम बाद मुझे ये समझ में आया कि इस मौके को मैं गँवाना नहीं चाहता। और वहाँ पर बाई इलेक्शन के अंदर मैंने मात्र 3,000 रुपए से अपने चैनल की स्टार्टिंग की। उसके अंदर मेरा मोबाइल फ़ोन, कॉलर माइक और एक सेल्फ़ी स्टिक थी। मैं ऐसे खुद सेल्फ़ी स्टिक लेकर चलता रहता, ना ही कोई मेरा कैमरामैन था, कुछ नहीं, साइकिल पे जाता,
और फिर मतलब जब जाता ना उन नेताओं के पास तो बहुत से नेता से मैं बातचीत करने की सोचता, तो उनके जो बाहर बॉडीगार्ड्स होते, गनमैन्स होते, वो मेरे को कहते कि कहाँ जा रहा है बेटा? मैंने कहा अंकल जी ऐसे-ऐसे मेरे को इंटरव्यू लेना है तो मिलना है मेरे को। वो बोलते कि ना बेटा नहीं जाना तेरे को, तू क्या पूछेगा? क्या सवाल करेगा? क्या तूने कभी कहीं से पत्रकारिता सीखी है, कभी की है? मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो एक बार तो जो वो गनमैन और वो बॉडीगार्ड होते थे वो भी शॉक हो जाते कि यार ये इस लड़के में ऐसा क्या है, ये सीधा ही यहाँ पे आ गया। बड़े बड़े लोग जो हैं गाँवों से, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी मतलब इन नेताओं से बातचीत करने में डरते हैं, हिचकिचाहट होती है। लेकिन इस बच्चे के अंदर ऐसा क्या है, किसने इसको इतना मोटिवेट किया कि ये सीधा ही नेता का इंटरव्यू लेने आ गया? तो फिर मेरी शुरुआत जो है, पहला इंटरव्यू हुआ मेरा दुष्यंत चौटाला जी के साथ, जो हाल ही की उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे पहला इंटरव्यू दिया, तब मेरे अंदर थोड़ा-सा डर था कि मैं क्या क्वेश्चनिंग करूँगा, कैसे उनसे बातचीत करूँ, कैसे उनके पास जाकर बैठूँ। तो दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे कहा कि देखो आप भी एक युवा हो और मैं भी एक युवा हूँ, तो घबराओ मत, जो पूछना है वो बेझिझक पूछो, मैं सब सवालों के जवाब दूंगा, माइंड फ्री होकर बैठो। फिर मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा और बढ़ा कि अगर ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि दुष्यंत चौटाला जी ने तो इंटरव्यू दे दिया, अब मतलब सभी नेता दे देंगे, अगर ये इंटरव्यू दे सकते हैं तो और क्यों नहीं दे सकते। फिर मैं दूसरे नेता के पास गया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया है कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप छोटे बच्चे हो, मतलब मेरे को इग्नोर कर दिया उन्होंने किसी न किसी तरीके से। फिर मैं अंदर से थोड़ा-सा टूट गया, मतलब डीमोटिवेट हो गया कि यार सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी थे जिन्होंने मेरे को पहला इंटरव्यू दिया, उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया। तो मैं थोड़ा-सा हारने लगा, अंदर ही अंदर टूटने लगा। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद मेरे दादाजी ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने मेरे को एक लाइन के ज़रिए कहा था कि क्या मज़ा है घुट-घुट कर जीने में, क्या मज़ा है घुट-घुट कर जीने में। अरे हमने तो ऐसे तूफ़ानों को टलते देखा है, जिनके लक्ष्य थे सीने में, जिनके लक्ष्य थे सीने में। उनकी बात को मानते हुए मैं फिर से ट्राई करने लग गया, नेताओं के पास जाने लग गया, उनकी रैलियों के अंदर जाने लग गया, देखने लग गया और सोशल मीडिया पर मैं इंटरव्यू देखने लगता कि भई ये पत्रकार कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कैसे उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे वो बैठते हैं। मतलब हर एक चीज़ को मैंने नोटिस किया और उस चीज़ को देखने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं हार गया, तो फिर मेरे दादाजी खुद अंदर से टूट जाएँगे। मैं तो टूटा हुआ ही था, लेकिन मेरे दादाजी भी टूट जाएँगे और मैं ये ऐसा देखना नहीं चाहता था। फिर मैं गया नेताओं के पास, मैंने उनसे बातचीत करने की भरपूर कोशिश की। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, किसी नेता का इंटरव्यू लेने जाता हूँ मैं और उनके पास जाना, बाइक, गाड़ी, कुछ भी, मतलब मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल नहीं था। जैसे साइकिल पे जाता और दूर-दूर तक सफ़र करता साइकिल पे, खुद फ़ोन उठाता, सेल्फ़ी स्टिक में इतनी भीड़ के अंदर लोग धक्का-मुक्की करते, पीछे हटा देते मेरे को, तो मैं मतलब ये सोचता था यार इतनी भीड़ में कहाँ से एंट्री लूँगा, मैं क्या करूँगा? मेरे को लोग जानते नहीं थे तब, लेकिन धीरे-धीरे मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत का फल जो है वो मुझे आज मिल गया और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जब मुझे जो मेरी मेहनत का फल था वो मुझे मिला, उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझसे प्यार करने लगे, लोग मेरे को फ़ोन करने लगे, लोग मेरे को बुलाने लगे कि भई आ तुम। उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप हमारी पार्टी के ये लीडर हैं, इनका इंटरव्यू कीजिए। तो मैंने सोचा यार अब इतनी जान-पहचान होने लग रही है, तो क्यों ना और बड़े लेवल तक जाया जाए। लेकिन उस लेवल तक मैं तब तक नहीं पहुँच पाया। बीच में एक ऐसा समय आया कि मैं मतलब बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया। मुझे हौसला देने वाला, मुझे सहारा देने वाला जो मेरे दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने सोचा अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे दादाजी अब चले गए, अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा, कौन मेरे को हौसला देगा, कौन मेरे को मोटिवेशन देगा। लेकिन मैं गलत था। तब मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया, बोला बेटा अगर तुझे कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती है मुझे बता। ये दिन एक ना एक दिन ज़रूर आना था, हम इसको टाल नहीं सकते थे, एक दिन दुनिया से सबको जाना है। मैं फिर से मोटिवेशन मेरे पिताजी ने दी ना, तो मैं मोटिवेट हो गया और ज़्यादा। तो मैंने सोचा यार अगर दादाजी नहीं है, पिताजी इतना सपोर्ट कर रहे हैं,
तो मैंने सोचा क्यों ना इस मेहनत को फिर से शुरू किया जाए, फिर से इस जर्नी को शुरू किया जाए और कुछ ना कुछ यूनिक किया जाए। तब मैंने लोकसभा के चुनाव आए तो उसके अंदर मैंने पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल जी का लिया, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े नेताओं से बातचीत करने का ढंग है, उनके पास जाता कैसे है, अगर कोई आम आदमी जाए तो उसको धक्के मार देते, उनके घर में 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर पुलिस खड़ी रहती है, किसी को उनकी रैली के अंदर जाने नहीं दिया जाता, इतनी चेकिंग होती है। मेरे साथ भी हुआ ये, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई परेशानियों का सामना नहीं किया, नहीं, मैंने बहुत सी परेशानियों का सामना किया, बहुत सी मतलब ऐसी स्टेजेस आई कि जिनको पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो होते हैं ना कि भाई अगर कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है, कोई नाम करना चाहता है, तो लोग उसकी टांगे खींचते हैं। मेरी भी टांगे खींची है बहुत लोगों ने। बहुत अफसोस होता था मुझे कि यार काश मैं बड़ा आदमी होता, मेरी उम्र अच्छी होती, मैं लोगों के बीच खड़ा होता तो मेरे को लोग देखते, मैं अलग सी चमक जाता लोगों के बीच, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब जो है, अगर मैं हज़ारों लोगों की भीड़ में भी खड़ा हूँ ना, तो लोग मेरे को गोदी उठाते हैं। मतलब इतना प्यार लोगों ने मुझे दिया। अगर आप लोग अपनी बात को कहना मनवाना जानते हैं ना, तो आप लोग कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और बात रही डर की, डर सबको लगता है, लाइफ के अंदर डर के बिना कुछ नहीं है। डर होना चाहिए आदमी के अंदर, लेकिन एक लिमिट तक होना चाहिए। एक डर ऐसी लिमिट तक होना चाहिए कि डर जो है वो आपको दबा ना पाए, आपके ऊपर हैवी ना हो पाए कि आप डीमोटिवेट हो जाए, आप हार मान ले। बिल्कुल नहीं, आपको उस डर का डटकर सामना करना है और अपने अंदर इतना जुनून, इतना जोश लेकर आगे बढ़ना है कि आप लोग जो हैं कामयाब हों और आपकी कामयाबी को कोई रोक ना पाए। और मैं आप लोगों को जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि टैलेंट जो है वो सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी। और अब आप लोग देख रहे होंगे, आप सब लोगों के अंदर टैलेंट है और होगा, लेकिन आप लोग उसको जनता के सामने लाने से डरते हैं। तो मैंने बता ही दिया आपको कि डरना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक डरना चाहिए। आप अपने टैलेंट को डर से मुकाबला कर कर अपने दुनिया के सामने लेकर आएँ और दुनिया आपकी मेहनत का और आपके टैलेंट का फल आपको आने वाले समय में ज़रूर देगी। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है ज़रूर, चलना पड़ता है ज़रूर। अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेशन क्या है, तो यकीनन तय बात है कि आपका जवाब होगा समथिंग दैट हैपेंस बिटवीन टू, इंटरचेंजिंग आइडियाज, एक्सचेंजिंग व्यूज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, यही कहेंगे आप, है ना? तो मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रांसमिशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं 2+2 कितना होता है, और अगर आपका जवाब 4 आया, तो यकीनन मेरे और आपके मध्य कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अगर आपने जवाब गलत दिया, तो हमारे आपके मध्य कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसमिशन हुआ। और ये पूरी दुनिया, लगभग 90% लोग ट्रांसमिशन सीख रहे होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि कम्युनिकेशन वो है जो आपको सफल परिणाम दे, कम्युनिकेशन वो है जो सार्थक सिद्ध हो, है ना? तो जब मैं आपको 1 मिनट के अंदर जब आपको कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में इस तरीके का फर्क बता सकता हूं, तो कल्पना करिए कि मेरे पूरे कोर्स में आपको किन किन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो इसलिए डाउनलोड करें इंडिया का बेस्ट स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप, जिसका नाम है जोश स्किल्स। सोच क्या रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, पहले कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अभी के भी डाउनलोड करें जोश स्किल्स ऐप और मायना दीजिए अपने व्यक्तित्व को, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सर्वोपरि है।